नमस्कार साथियों, मैं यस के सर स्वागत करता हूं प्रथम प्रयास क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। शनिवार को 2009 की जो साल पेपर था उसी का आज दूसरा भाग आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, और फिर से एक बार आपको बता दें कि जो साथी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम के लिंक में जाके जुड़ जाएं। वीडियो के नीचे जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहता है। तो आज की प्रश्नमाला हम लोग शुरू करते हैं, यानी कि 2009 टीजीटी का पेपर का जो सॉल्व है, जो बचा हुआ भाग है, वो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न शुद्ध वाक्य से है। यहां पे आपको शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य का जो प्रश्न आता है वहां से आपको एक प्रश्न यहां लिया गया है कि शुद्ध वाक्य का आपको चुनाव करना है। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। यह पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है मुरझाए हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठी। तीसरा विकल्प है कि मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठी। और चौथा विकल्प है मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहार द्वारा अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। तो आप ध्यान से देखिए, तो पहला विकल्प बिल्कुल इसका सही होगा कि मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 62 और आज का दूसरा प्रश्न कि अखरावट काव्यकृत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान। देखिए कुछ प्रश्न इतने सरल होते हैं कि देखकर हंसी आती है। बिल्कुल ऐसे ही जब आप एग्जाम में बैठते हैं वहां पर भी आपको करीब करीब 40 से 50% प्रश्न या 45% प्रश्न ऐसे ही आपको मिलते हैं जिसे देख के आपको हंसी आती है और आसानी से आप हल कर लेते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में कि अखरावट काव्यकृत के रचयिता कौन है। तो अखरावट जो है किसकी है? तो यह मलिक मोहम्मद जायसी की। किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। थोड़ा सा देखते हैं कुतुबन ने क्या लिखा। तो कुतुबन की जो प्रसिद्ध सूफी रचना है मृगावती, उसका नाम है, क्या नाम है? मृगावती। मंझन ने क्या लिखा? मधुमालती। मधुमालती। मंझन की रचना है मधुमालती। और उस्मान ने क्या लिखा? चित्रावली। चित्रावली। थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया भी जा सकता है कि जायसी की प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ कौन सा है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपके सामने विकल्प होंगे अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम। तो आपको सही जवाब में पद्मावत को लिखना पड़ेगा। पद्मावत ही आपका उत्तर होना चाहिए क्योंकि जायसी की प्रसिद्धि का जो आधार ग्रंथ है वह पद्मावत ही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि विस्मय या आश्चर्य किस रस का अस्थाई भाव है। एक अस्थाई भाव से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, रस से संबंधित जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, अगर अस्थाई भाव की संख्या पूछ ली जाए तो आप हमेशा 9 बताएंगे क्योंकि रसों की संख्या 9 ही सर्वमान्य मत है। और अगर भरत मुनि के अनुसार पूछा जाएगा तब आप 8 बताएंगे। तो आश्चर्य या विस्मय किस रस का अस्थाई भाव है, यही आपका प्रश्न है। वीर रस, हास्य रस, अद्भुत रस या फिर रौद्र रस। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो विस्मय या आश्चर्य जो है यह अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि मालती माधव के रचनाकार हैं। मालती माधव की रचना किसने की है? भारवी, कालिदास, श्रीहर्ष, भवभूत। भारवी, कालिदास, श्रीहर्ष और भवभूत। इसमें मालती माधव की रचना किसने की? तो साथियों मालती माधव की रचना किसने की है? तो भवभूत ने की है। भवभूत ने उत्तर रामचरित की भी रचना की, महावीर चरित की भी रचना की और मालती माधव की भी रचना इन्होंने की थी। भारवी ने किसकी रचना की? किरातार्जुनीयम में। और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का है। श्रीहर्ष की रचना है नैषधीय चरितम। तो ये बातें आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। जो प्रश्न सरल है उसको थोड़ा सा जल्दी से निपटाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? ओज गुण, माधुर गुण, प्रसाद गुण या इनमें से कोई नहीं? ओज गुण,
माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा गुण होगा यही आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? इसका सही उत्तर होगा माधुर्य गुण। माधुर्य गुण क्या होता है? जो चित्त को द्रवित और आनंद विभोर कर दे। जिस काव्य को पढ़ने से हमारा चित्त द्रवित और आनंद विभोर हो जाए वो फिर क्या कहते हैं? माधुर्य गुण कहते हैं। और जो चित्त में स्फूर्ति पैदा कर दे उसे क्या कहेंगे? उसे ओज गुण कहेंगे। ठीक है। और जिस काव्य को पढ़ते समय हम हृदयंगम हो जाएं, ठीक है, क्या हो जाए? हृदयंगम, जिसका अर्थ हमें बना देता है, उसे कहते हैं प्रसाद गुण। तो देखते हैं ये पंक्तियां जो हैं ये साकेत महाकाव्य से ली गई हैं। यह मैथिली शरण गुप्त का है। किसका है? मैथिली शरण गुप्त। सो काट देते हैं, यहां दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। मैथिली शरण गुप्त अब सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? नंददास, परमानंद दास, सूरदास या चतुर्बुद्ध दास? और कवि गढ़िया, नंददास, जड़िया, ये आप लोग पढ़ चुके हैं और सबको ये पता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? नंददास इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है? राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है? माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान। 4 विकल्प आपके सामने हैं। आपको बताना है कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा गया। तो एक भारतीय आत्मा किसे कहा गया है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो तुम्हार अनुशासन पाओ, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाओ, कांचो घट डारो फोरी, रोको मेर मुलक जिम तोरी। अब इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है? रस पूछा जा रहा है कि वीर रस है, रौद्र रस है, हास्य रस है, अद्भुत रस है। वीर रस है, रौद्र रस है, हास्य रस है कि अद्भुत रस है। साथियों ये पंक्तियां उस समय की घटना है जब सीता जी का स्वयंवर होता है और ढेर सारे वहां पे जो राजा महाराजा आए रहते हैं वो धनुष को उठाने में कामयाब नहीं हो पाते। तो राजा दशरथ, क्षमा चाहते हैं, राजा जनक जो हैं वो कहते हैं कि लगता है धरती वीरों से खाली हो गई है। तो उसी के बाद लक्ष्मण ने ये पंक्तियां कहते हैं कि जो तुम्हार अनुशासन पाओ, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाओ। अपने गुरुदेव से जो है आज्ञा चाहते हैं कि यदि आपका अनुशासन मिले, आपकी आज्ञा मिले, तो पूरे ब्रह्मांड को मैं गेंद की तरह उछाल सकता हूं। तो यहां पे जो है रौद्र रस होगा, क्योंकि ये बातें क्रोधित होकर उन्होंने कहा था। ठीक है, तो कौन सा रस होगा? रौद्र रस। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भाग में प्रकाशित है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भाग में प्रकाशित है? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3 या फिर 4? इसका सही उत्तर आप लोग दीजिए। ये प्रश्न कई बार आप लोग देख चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 4 भाग में प्रकाशित है। देख लेते हैं एक बार। क्या भूलूं, क्या भूलूं, क्या याद करूं? याद करूं 1969 ईस्वी में नीड़ का निर्माण, फिर नीड़ का निर्माण, फिर 1970 ईस्वी में बसेरे से दूर, बसेरे से दूर 1978 ईस्वी में 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक,
सोपान तक 1985 ईस्वी। प्लेलिस्ट में इसकी ट्रिक भी दे रखी है हमने। क्या नीड़ बसेरे से 10 कदम दूर है, तो उसे आप याद रख लीजिए और इसकी डेट अक्सर पूछ ली जाती है। ठीक है, एक बात और आपको बता दें, नीड़ का निर्माण फिर जो है इनकी आत्मकथा है, दूसरा भाग है। और अगर यह प्रश्न आ जाए कि नीड़ का निर्माण, जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है, कोई रचना दे दी जाती है, आपसे पूछा जाता है ये कौन सी विधा है, और कहीं आपको मिल गया कि नीड़ का निर्माण फिर 2 बार लिखा रहे, तो अगर 2 बार लिखा हुआ है ऐसे, नीड़ का निर्माण फिर अगर इस तरीके से पूछ लिया जाए कि नीड़ का निर्माण फिर कौन सी विधा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कविता या काव्य। विकल्प में जो दिया रहेगा आप वही उत्तर लगाएंगे। एक बार फिर लिखा रहेगा तो इनकी आत्मकथा है, और 2 बार लिखा रहेगा तो यह हरिवंश राय बच्चन की कविता है। बिल्कुल इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप क्या है? पठति, पठसी, पठन्ति या पठामि। पठति, पठसी, पठन्ति या पठामि। इसका सही उत्तर आप लोग दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पठसी। क्या होगा? पठसी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। सिर उठाना मुहावरे का आपसे सही अर्थ पूछा जा रहा है। रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना, विद्रोह करना। रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना या फिर विद्रोह करना। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? तो सिर उठाना जो मुहावरा है इसका सही अर्थ होता है विद्रोह करना। क्या होता है इसका सही अर्थ? विद्रोह करना। शिव शंभु के चिट्ठे के लेखक हैं, यह क्या है? निबंध है। ठीक है, अब इसके लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण मिश्र या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। 4 विकल्प हैं, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपसे पूछा जा रहा है कि शिव शंभु चिट्ठे जो है के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, तो उस समय जो लॉर्ड कर्जन हमारे वायसराय थे उन्हीं को व्यंग कर करके यह जो है निबंध लिखा गया है। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सम, हर्षे लोचन भृंग। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अब इसमें आपसे अलंकार पूछ लिया गया है कि इसमें अलंकार कौन सा होगा? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर दृष्टांत। उपमा अलंकार है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या फिर दृष्टांत अलंकार है। एक अलंकार का आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका सही उत्तर आप लोग दीजिए। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा रूपक अलंकार। उदित उदयगिरि मंच पर, यानी कि जो मंच है जिसपे रघुबर बाल पतंग, भगवान श्री राम जिस मंच पर बैठे हो, ऐसा लग रहा है कि उदयांचल पर्वत से जो है अभी अभी सूरज निकल रहा है। ठीक है, बिकसे संत सरोज सब, संत सरोज यानी उदयांचल पर्वत से निकलते समय जब सूर्य निकलता है तो सारे जो सरोज का मतलब कमल खिल उठते हैं। और हर्षे लोचन भृंग, भृंग का मतलब है फौरे भौरे मडराने लगते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, श्री रामचंद्र जी अपने मंच पर इस प्रकार से बैठे हैं, यानी उदित हुए हैं कि वहां जो भी सज्जन पुरुष हैं उनके आंख जो हैं पुलकित हो गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है? गिरि मंच यानी जो पर्वत गिरि है उसकी जो तुलना है उनके मंच से की गई है। और रघुवर यानी श्री राम की तुलना जो है बाल पतंग, बाल पतंग का मतलब होता है कि निकलता हुआ सूर्य। ठीक है, पतंग मतलब सूर्य। विकसे संत सरोज, जो संत हैं उनकी तुलना किससे की गई है? कमल से तुलना की गई है। जो सज्जन पुरुष हैं उनकी तुलना किससे की गई है? सज्जन से,
कमल से की गई है, और लोचन भृंग, और उनकी जो आंखें हैं उसकी तुलना किससे की गई है? भृंग मतलब भौरे से की गई है, इसीलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है और यहाँ पे भेद रहित आरोप दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला किसे कहेंगे? बिल्कुल सटीक सा प्रश्न है। इसका सटीक उत्तर होगा शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह के। इसमें अब आपसे पूछा जा रहा है कि वर्णमाला किसे कहेंगे, बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या होगा। तो साथियों, वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? इंदुमती, नासिकेतोपाख्यान, रानी केतकी की कहानी, यमलोक की यात्रा। अब इसमें सही उत्तर आपको देना है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग पढ़ते भी आए हैं कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। इसका सही उत्तर होगा इंदुमती। किसकी कहानी है? तो यह किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है। पद्म सिंह शर्मा की रचना का क्या नाम है? पद्म पराग, पथ के साथ ही 10 तस्वीरें, या रेखा और रंग। अब एक रेखा चित्र से आपसे प्रश्न पूछा गया है और आपको बताना है, और यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह भी पूछा जा सकता है कि रेखा चित्र के प्रथम रचयिता कौन है? तो पद्म सिंह शर्मा है, और इनकी रचना का नाम क्या है? पद्म पराग नाम है। ठीक है, पद्म पराग। पद के साथी किसका है? तो महादेवी वर्मा का है, महादेवी वर्मा। पद के साथी रेखा, ठीक है, यह क्या है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ध्यान रहे आपको। 10 तस्वीरें किसका है? जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर। रेखा और रंग विनय मोहन शर्मा का है, विनय मोहन शर्मा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति या फिर अभिधा। लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति या फिर अभिधा, इसमें से क्या कहलाती है, यही आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है उसे अभिधा कहते हैं। जिससे लक्षार्थ प्रकट होता है उसे लक्षणा कहते हैं। जिसे व्यंग्यार्थ प्रकट होता है उसे व्यंजना कहेंगे। अगला प्रश्न है कि सही युग्म चिन्हित कीजिए। अब आपको युग्म सही चिन्हित करना है। वैदर्भी माधुर्य, गौड़ी रीत माधुर्य, पांचाली ओज, गौड़ी प्रसाद। रीति है और दूसरी तरफ जो है गुण दिए हुए हैं। ठीक, अब आपको बताना है किससे कौन संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा वैदर्भी रीत जो है माधुर्य से संबंधित है, और गौड़ी रीत किससे संबंधित है? तो गौड़ी रीत साथियों ओज गुण से संबंधित है, ओज से। पांचाली रीत ये किससे संबंधित है? माधुर्य और सुकुमारता से, माधुर्य और सुकुमारता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्रृंगार रस का स्थायी भाव। देखिए कितना छोटा सा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होगा? शोक, रति, हास या फिर उत्साह। शोक, रति, हास या फिर उत्साह। अब आपको बताना है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती? बघेली, ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली।
4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें आपको उत्तर बताना है। बघेली, ब्रज, कन्नौजी या फिर खड़ी बोली। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बघेली नहीं आती है। बघेली किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों बोली किसके अंतर्गत आएंगी? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। नहुस नाटक लिखा गया है। नहुस नाटक किसके द्वारा लिखा गया, यही आपसे पूछा जा रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, वियोगी हरि के द्वारा, शिवमंगल सुमन के द्वारा या फिर गोपाल चंद्र के द्वारा। तो किसके द्वारा लिखा गया है? सभी को पता है, नहुस नाटक जो है वह गोपाल चंद्र गिरिधर दास के द्वारा लिखा गया है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। अनुभाव के 2 भेद होते हैं। यह प्रश्न बिल्कुल गलत है। अनुभाव के 2 नहीं बल्कि 4 भेद होने चाहिए। देखते हैं इसको। 4 भेद। अब अगर ये ऐसा प्रश्न आएगा तो आप मान चलिए यह मानना पड़ेगा आयोग को, गलत माना जाएगा। प्रश्न दिया हुआ था इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अनुभाव के 4 भेद होते हैं, इसको देखते हैं। कायिक, सात्विक, वाचिक, आहार्य। जो शारीरिक चेष्टाएं आश्रय द्वारा जानबूझकर की जाती हैं वो किस में आती हैं? कायिक में आती हैं। और जो शारीरिक चेष्टाएं स्वतः प्रकट होती हैं वो सात्विक में आती हैं। और जो वाणी द्वारा प्रकट होती हैं वह वाचिक में आएंगी। वेशभूषा और अलंकरण के द्वारा जो बातें प्रकट होती हैं वह किस में आएंगी? आहार में आएंगी। तो ये अनुभाव के 4 भेद हैं, इसे आप याद रखेंगे। सही कथन चुनिए। यहां पे एक आपको सत्य कथन का चुनाव करना है। यह और वह ध्वनियां अर्ध स्वर कहलाती हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। अवधेश का विग्रह अवध अव प्लस देश होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 8 है। इसमें आपको सही विकल्प का चुनाव करना है कि सही विकल्प कौन सा है। तो देखते हैं सही विकल्प क्या होगा। तो सही विकल्प होगा यह और वह ध्वनियां अर्ध स्वर कहलाती हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं हो सकता है, स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी। और अवधेश का विग्रह क्या होगा? अवध प्लस ईस होता है। ठीक है, हिंदी में व्यंजनों की संख्या 8 नहीं 33 होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हिंदी भाषा की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए संकेत होना। एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। ठीक है, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। अब इसमें आपको बताना है कि चारों विकल्पों में से देवनागरी लिपि की जो सबसे बड़ी विशेषता है। तो देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यह सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होती है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत होता है। ठीक है, एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत होता है। आगे बढ़ते हैं कि कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। अब कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला आपसे चिन्ह पूछा जा रहा है। ने के लिए से को, तो आपको पता ही है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये बातें आप याद करके रखे होंगे। तो इसके अनुसार सही उत्तर क्या होगा? कर्ता ने कर्म को इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि सुख सागर की रचना किसने की थी? सुख सागर की रचना किसने की? तो सुख सागर की रचना किसने की? सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसान अल्लाह खां, सदा सुख लाल। तो सुख सागर की रचना किसने की थी? तो सुख सागर की रचना किसने की? सदा सुख लाल ने की थी। ठीक है, किसने किया था? सदा सुख लाल ने किया। अगला प्रश्न है कि कोणार्क नाटक की रचना किसने की? कोणार्क नाटक की रचना किसने की? मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर,
भुवनेश्वर राम कुमार वर्मा। तो कोणार्क नाटक की रचना जो है वह जगदीश चंद्र माथुर ने की थी। और इनके नाटक देखते हैं, शारदीया, पहला राजा, पहला दशरथ नंदन, तो ये इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं। एक तरफ जो है कुछ शब्द दिए हैं, दूसरी तरफ पर्यायवाची दिया हुआ है। कमल, जलज, पंकज, सरोज, पुष्प, कुसुम, फूल, सुमन, सरस्वती, गिरा, भारती, वाणी, सूर्य, दिवस, याम, वासर। यहाँ पे कुछ जो है शब्द दिए हैं और दूसरी तरफ जो है वह उनका पर्यायवाची दिया है। फिर से एक बार देखते हैं। कमल का पर्यायवाची जलज, पंकज, सरोज, बिल्कुल सही बात है। पुष्प का पर्यायवाची कुसुम, फूल, सुमन, कुसुम, ये सब पुष्प के पर्यायवाची होते हैं। सरस्वती का पर्यायवाची गिरा भी होता है, भारती और वाणी भी होता है। अब देखते हैं सूर्य। तो सूर्य का पर्यायवाची दिवस नहीं होता, बल्कि दिवस किसका पर्यायवाची है? दिन का पर्यायवाची है, दिन। याम किसका पर्यायवाची है? तो पहर का पर्यायवाची है। वासर किसका पर्यायवाची है? तो यह भी जो है दिन का ही पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? दिन का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपव्यय शब्द का विलोम, बड़ा ही सरल सा प्रश्न आया है कि अपव्यय शब्द का विलोम क्या है? अधिव्यय, व्यय, मितव्यय, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताइए कि अपव्यय शब्द का विलोम क्या है। तो अपव्यय शब्द का विलोम साथियों मित व्यय होता है। क्या होता है? मित व्यय होता है। आगे बढ़ते हैं कि वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है। वैराग्य संदीपनी आपको बताना है कि किस कवि की रचना है। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, नंददास। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर नंददास, इसमें से किसकी रचना जो है वह वैराग्य संदीपनी है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा तुलसीदास। तुलसीदास की रचना क्या है? वैराग्य संदीपनी। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है। 1843, 1900, 1902 या 1903? 1843, 1900, 1902 या 1903? सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा 1900 ईस्वी। क्या होगा? 1900 ईस्वी। और अगर इसके पहले संपादक पूछे जाए तो वह कौन थे? श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है कि स्वस्त्यस्तु का संधि विच्छेद होगा। स्वस्ति प्लस अस्तु, स्व प्लस अस्त्यस्तु, या फिर स्वस्त्य प्लस अस्तु, या स्व प्लस सत्यस्तु। अब इसमें आपको बताना है कि स्वस्त्यस्तु का संधि विच्छेद है। इसका संधि विच्छेद क्या है? तो इसका संधि विच्छेद आप लोग आराम से सोचकर बताएंगे कि क्या होगा। इसका संधि विच्छेद होगा स्वस्ति और अस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन युग्म में कौन सा सही नहीं है? अब यहां आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। चलिए देखते हैं। नीलोत्पलम कर्मधारय समास, दशानन बहुब्रीहि समास, राम लक्ष्मण अव्ययी भाव समास, दिवारात्रि द्वंद्व समास। आपको बताना है कि इसमें एक विकल्प सही नहीं है, नहीं शब्द दिया हुआ है। तो देखते हैं। नीलोत्पलम में जो है कर्मधारय समास है, बिल्कुल सही है। दशानन में बहुब्रीहि समास है, दशानन पता ही है, रावण को कहा जाता है। राम लक्ष्मणों में अव्ययी भाव समास नहीं होगा, यही आपका उत्तर होगा। क्यों? देखते हैं इसको। यहां पर द्वंद्व समास होगा। क्या होगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब होता है
कि दोनों पद संज्ञा पद हों, ठीक है, दोनों पद संज्ञा पद हों, विशेष्य हों। देखते हैं कैसे हैं। तो इसका अर्थ होता है रामस्य लक्ष्मणस्य, रामस्य और रामस्य लक्ष्मणस्य। तो यहां पे कौन सा समास है? द्वंद्व समास, राम और लक्ष्मण। दिवारात्रि, दिन और रात्रि, तो यहां पर भी क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। तो आपका उत्तर क्या होगा? तीसरा उत्तर होगा, सी विकल्प। अगला प्रश्न है कि सही अवरोही क्रम चुनिए। सही अवरोही क्रम चुनिए। प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता, प्रगतिवाद। प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता और प्रगतिवाद। प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता, या फिर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। अब आपको इसमें चुनाव करना है कि सही विकल्प कौन सा है, यानी एक क्रम पूछा जा रहा है। तो देखते हैं कौन सा सही है। तो सही क्रम होगा छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। यही इसका सही क्रम होगा, ठीक है। देख लेते हैं थोड़ा सा इसका सन। 1918 से 1936 छायावाद, प्रगतिवाद 1936 से 43 तक, 1943 से 1953 तक प्रयोगवाद, और 1954 के बाद जो है यह क्या शुरू होता है? नई कविता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? यानी रसज्ञ रंजन किसका निबंध है, यह आपसे पूछा जा रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। रसज्ञ रंजन किसका निबंध है या किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि अनुष्टुप है। अनुष्टुप क्या है, यही आपको बताना है। तो अनुष्टुप एक छंद है, एक अलंकार है, एक रस है, एक गुण है, यही आपको बताना है। तो अनुष्टुप जो है यह संस्कृत का एक बड़ा ही प्रसिद्ध छंद है। अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा। अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अ प्लस न्यान्य, अन्य प्लस अन्य, अन प्लस यान्य, या फिर अन्य प्लस अन्य। इसमें आपसे अन्यान्य का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा अन्य, और अन्य बराबर क्या होगा? अन्यान्य हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं। हेमचंद, चंद्रबरदाई, परमाल रासो, उमेर खुसरो। सभी लोग इससे परिचित हैं। जल्दी से आप लोग उत्तर देंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रबरदाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है। विनय पत्रिका मलुकदास, गोस्वामी तुलसीदास, विक्रमादित्य, या फिर अमीर खुसरो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अमीर गोस्वामी तुलसीदास। एक बात और, अक्सर आपसे विनय पत्रिका की भाषा पूछ ली जाती है कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है। तो विनय पत्रिका की जब भी भाषा आपसे पूछी जाएगी तो ब्रज भाषा आपको बताना है। क्या बताना है? ब्रज भाषा। देव कवि किस जिले के थे? देव कवि याद आ गया होगा आपको, ये रीतिकाल के जो कवि हैं देव, उन्हीं की बात हो रही है। मैनपुरी, बनारस, गोरखपुर, या फिर इटावा। मैनपुरी, बनारस, गोरखपुर, या फिर इटावा। तो इनका जन्म स्थान क्या था? इटावा में था। कहां पे था? इटावा में। अगला प्रश्न है कि कान भरना मुहावरे का अर्थ है। कान भरना, धोखा देना, चाणक होना, चुगली करना, असर न होना। तो कान भरना, हम लोग कहते हैं कि फला व्यक्ति ने आपका कान भर दिया है, यानी चुगली कर दिया है। क्या कर दिया है? चुगली कर दिया है। तो कान भरने का क्या अर्थ होता है? चुगली करना। आगे बढ़ते हैं।
अलौकिक का शुद्ध शब्द क्या होगा? कुछ भी नहीं आपको करना है, बस बताना है कि शुद्ध क्या होगा। 4 विकल्प हैं, अलौकिक, अलौकिक, अलौकिक या फिर अलौकिक। इसमें आपको बताना है कि अलौकिक का शुद्ध रूप क्या होगा, यानी शुद्ध और अशुद्ध आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा अलौकिक। क्या होगा? अलौकिक। नई कविता के प्रवर्तक प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर घनानंद। नई कविता के प्रवर्तक, तो नई कविता का तात्पर्य आप प्रयोगवाद के बाद जो शुरू होती है कविता उससे नहीं लेंगे, बल्कि आधुनिक काल में जो कविता की प्रवृत्ति शुरू होती है वहां से लेते हुए आपका उत्तर क्या होना चाहिए? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, क्योंकि आधुनिकता की शुरुआत हिंदी साहित्य में यहीं से मानी जाती है। घनानंद की कृतियां किस भाषा में है? घनानंद की कृतियां अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, मैथिली। घनानंद कृतियां, तो साथियों ध्यान दीजिए, रीत काल के जो कवि थे उनकी अधिकांश रचनाएं किसमें हैं? वह ब्रज, किसमें है? ब्रज भाषा में ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अतिथि का पर्यायवाची शब्द है अतिथि। अमृत फल, उन्नयन, आगंतुक, आजन्म। अमृत फल, उन्नयन, आगंतुक या फिर आजन्म। अतिथि का पर्यायवाची है, तो अतिथि का पर्यायवाची क्या है? इसका सही उत्तर होगा आगंतुक। क्या उत्तर होगा? आगंतुक। आजन्म में समास है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आजन्म में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय। तो आजन्म में जो पहला पद होता है वही पद अव्यय होता है, सॉरी अव्ययी भाव इसका सही उत्तर होगा। और अव्ययी भाव समास में पहला पद जो होता है वही अव्यय होता है और वही क्या होता है? प्रधान पद होता है। तो आजन्म का अर्थ होता है जन्म से लेकर। क्या? जन्म से लेकर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रो, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र या फिर राष्ट्रीयता। राष्ट्र की आपसे भाववाचक संज्ञा पूछा जा रहा है और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो राष्ट्र की साथियों भाववाचक संज्ञा पूछा जाएगा तो इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? राष्ट्रीयता होगी। क्या होगी? राष्ट्रीयता इसकी भाववाचक संज्ञा होगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि राम शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप है। राम शब्द के षष्ठी एकवचन का क्या रूप है? रामो, रामस्य, रामे, रामेषु। रामो, रामस्य, रामे या फिर रामेषु। तो इसके राम शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप क्या होगा? रामस्य होगा। क्या होगा? रामस्य इसका सही उत्तर होगा। नीमा किस कवि की माता का नाम था? अब किस कवि की माता का नाम था ये पूछा जा रहा है। रहीमदास, सूरदास, कबीरदास या फिर मलुकदास। रहीमदास, सूरदास, कबीरदास या मलुकदास। इसका सही उत्तर क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, उत्तर बहुत जल्दी आ जाएगा। इसका सही उत्तर होगा कबीरदास। ठीक है, कबीरदास की माता का नाम क्या था? तो नीमा था। ठीक है, नीरू और नीमा नामक 2 जुलाहे ने इनको पाला था। ठीक है, ये कहानी आपको पता होगी। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 6, 3, 8, 4। रचना के आधार पर वाक्य के भेद तो देखते हैं थोड़ा सा। जब भी रचना पूछा जाए, देखिए रचना में 3 शब्द हैं, 1, 2 और 3। तो वाक्य के कितने भेद होंगे? 3 भेद होंगे। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य और तीसरा क्या होगा? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। जब रचना के आधार पर वाक्य का भेद पूछा जाए तो आपको 3 बताना है, क्योंकि 3 शब्द यहां पे है। और अगर अर्थ के आधार पर पूछा जाता, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पूछा जाता
तब आपको बताना था 8 भेद। इसको याद रखिएगा, ये अक्सर पूछ लिया जाता है आपसे कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होंगे या फिर अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तिरंगा शब्द में समास है, तिरंगा शब्द में समास पूछा जा रहा है। द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। तिरंगा में समास पूछा जा रहा है तो 3 रंगों का समाहार यानी कि द्विगु समास। ठीक है, जहां पे पहला पद जो है वह संख्यावाचक होता है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी और यहाँ पे आपसे कांड पूछा जा रहा है, 10 कांड, 7 कांड, 12 या 15। तो रामचरितमानस में साथियों 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7। आगे बढ़ते हैं। भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं सुदर्शन, ज्ञानेंद्र, रामवृक्ष, बेनपुरे, अज्ञेय। भागवंती किसका उपन्यास है? इन चारों विकल्पों में सही विकल्प का चुनाव करिए कि सुदर्शन, ज्ञानेंद्र, रामवृक्ष, बेनपुरी या फिर अज्ञेय। तो भागवंती जो है वह सुदर्शन का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? सुदर्शन का। अगला प्रश्न है कि आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं। आंख का अंधा, नाम नयन सुख, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंट के मुंह में जीरा या फिर खोदा पहाड़, निकली चूहिया। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऊंची दुकान फीका पकवान। आडंबर बहुत रहे और वास्तविकता उससे कुछ अतिरिक्त हो तो वहां पे हम लोग कहते हैं कि ऊंची दुकान फीका पकवान। आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? यह प्रश्न आपसे पूछा भी जा चुका है इससे पहले प्रश्नमाला में, तो इसे आप लोग याद बताइए जल्दी से कि आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेजी या जापानी। फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेजी या फिर जापानी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पुर्तगाली। जो आल्पीन है और गमला है यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कवयित्री, कवित्री, कवित्री, कवयित्री। वेरी इंपॉर्टेंट। यह प्रश्न आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, सुपरहिट प्रश्न है यह। तो इसका उत्तर सही क्या होगा? इसका उत्तर होगा कवयित्री। इसका उत्तर क्या होगा? कवयित्री इसका सही उत्तर होगा। इत्यादि का संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है यह आपको बताना है। इत धन आदि, यादि, इत धन यादि, इत धन आदि या फिर इत धन आदि। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही संधि विच्छेद होगा इति और आदि। तो क्या हो जाएगा? इत्यादि हो जाएगा। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। देखिए संधि से कितना उस समय प्रश्न पूछा गया। तेज प्लस ओमय, तेजः प्लस अमय, तेजः प्लस मय, तेजो प्लस मय। तेजोमय का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है। तो तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही संधि विच्छेद होगा तेजः प्लस मय। ठीक है, विसर्ग संधि है यहां पे। अगला प्रश्न है कि हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? अब हरिश्चंद्र दिया गया है और आपसे संधि पूछा जा रहा है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो यहां पे साथियों व्यंजन संधि होगा। क्या होगा? व्यंजन संधि होगा। ठीक है। लंबोदर उदाहरण है बहुब्रीहि समास का, द्वंद्व समास का, द्विगु समास का, कर्मधारय समास का। लंबोदर किसका उदाहरण है यानी किस समास का उदाहरण है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों लंबोदर जो है किसको कहा जाता है? तो गणेश को कहा जाता है। लंबा है उधर जिसका, तो और इसमें सही उत्तर क्या होगा? बहुब्रीहि समास। चैन की बंसी बजाना का अर्थ है साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना, बेरोजगार होना। तो चैन की बंसी बजाना
इसका सही उत्तर बताइए आप लोग कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मौज करना। कुछ लोग फुर्सत में होते हैं तो हम लोग कहते हैं ना कि भैया चैन की बंसी आप आजकल खूब बजा रहे हैं, यानी आनंद ले रहे हैं, मौज कर रहे हैं। रघुवंशम किसकी रचना है? व्यास, भरत मुनि, कालिदास, चाणक्य। अब आपसे रघुवंशम पूछा जा रहा है कि यह किसकी रचना है, तो ध्यान रहे रघुवंशम जो है कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? तो यह कालिदास की रचना है। शिशुपाल वध के रचनाकार हैं। शिशुपाल वध के रचनाकार कौन हैं? भामह, भारवी, कुंतक, माघ। तो शिशुपाल वध किसकी रचना है? तो यह किसकी रचना है? माघ की रचना है। अगला प्रश्न है कि श्रीहर्ष का ग्रंथ है। श्रीहर्ष हित हरिवंश, नैषध काव्य, राजतरंगिणी या फिर मेघदूत। तो श्रीहर्ष की जो नैषधीय चरितम काव्य है, औषधि से संबंधित यह ग्रंथ है। कौन किससे संबंधित? औषधि से संबंधित ग्रंथ है। इसे नैषध काव्य भी कहा जाता है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है इन चार विकल्पों में कौन सा विकल्प जो है जो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? उत प्लस चारणम, उच्चारणम, रामस प्लस टीकते, रामस टीकते, गंगा प्लस उदकम, गंगोदकम, या फिर सद प्लस चित, सचित। अब इसमें जो है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो गंगा प्लस उदकम, गंगोदकम, यह किस संधि का उदाहरण है? यह स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, किस संधि का? स्वर संधि का। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है साथियों। कल फिर से हम लोग मिलेंगे प्रथम प्रयास क्लासेस में, और आप लोगों के लिए पुनः सूचित करना चाहता हूं कि हायर एजुकेशन की, जैसा कि न्यूज में भी आया था, जनवरी के प्रथम वीक या दूसरे वीक में आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं। तो उसके लिए अभी से तैयारी सिलेबस के अनुसार आप लोग करना शुरू कर दीजिए। और हमारे यहाँ जो हैं हायर एजुकेशन के हिसाब से उसके अनुसार जो है प्रैक्टिस सेट हम शुरू करने वाले हैं सीपी मिश्रा सर के निर्देशन में, और यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा। जो नीचे नंबर चल रहे हैं उस नंबर पर आप कॉल करके जो है हमारे नए व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ जाएंगे। इससे क्या होगा, आपको क्लास मिल जाएगी और जितनी भी सूचनाएं होंगी, कितना शुल्क रखा गया है, बहुत छोटा सा अमाउंट रखा गया है, वो सारी सुविधाएं आपको उस पर सूचित कर दी जाएंगी। तो आप उन नंबरों पर कॉल करके या मैसेज करके अपने नंबर, अपने नाम लिखवा देंगे। इसी सूचना के साथ आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं। कल पुनः इसी समय आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।